औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, आज कराची में मुख्तलिफ़ पार्टी की जानिब से बनाई हुई इत्तेहादी जमात PDM का बाग़-ए-जना में जलसा होने जा रहा है। इससे पहले भी PDM के बहुत जलसे हुए, मगर हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखते हैं कि आज PDM का जलसा जो होने जा रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी हुकूमत को, क्योंकि जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ जलसे पहले भी हो चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज का जलसा कितना जो है असरदार होगा, इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे MKM पाकिस्तान, PSP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के रहनुमाओं। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जलसा जो है कितना ज़ोरदार धुएंधार होने वाला और इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं अभी अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी, आज बाग़-ए-जना में PDM का जलसा होने जा रहा है। वैसे तो जलसे काफ़ी हुए हैं, लेकिन हुकूमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद तईम, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी से खालिद सुल्तान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों के रास्ते जुदा जुदा हैं PDM से, तो मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि आप क्या समझते हैं, PDM का जलसा हुकूमत को इससे कोई नुकसान हो सकता है? उनके लिए ख़तरे की घंटी है? PDM मेरे ख्याल में PDM तो नहीं रही। अब जो है वो सिर्फ दो पार्टीज़ हैं इसमें, JUI फजलुर रहमान और PMLN। ठीक है। PMLN का कराची में मेरे ख्याल में तो कोई इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, और ऑब्वियसली JUI के कुछ लोग हैं जो जलसे में शिरकत करेंगे। गवर्नमेंट पे जब एक पूरी सारी पार्टीज़ 10 पार्टीज़ इकट्ठी थी, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तब असर पड़ रहा था। गवर्नमेंट उस वक्त बैकफुट पे जा रही थी, और उसमें आपने देखा कि फिर बाई इलेक्शंस में बड़े फ़ायदे हुए इस जलसे के। और हम पार्लियामेंट में, चाहे प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब हो, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हो, या जो है वो KPK की प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, हमने वहाँ पे जो है वो हुकूमती जो जीती हुई सीट्स थी उन पे बाई इलेक्शन हुआ, वो हमने जीता इकट्ठे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी अलग हुई और PDM की पॉलिसीज़ जो है अपने ट्रैक से हटिंग, उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद बाई इलेक्शन हारे PDM ने और गवर्नमेंट ने वो जीते हैं। तो अभी जो पॉलिसीज़ पे मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो डिवाइडेड है, और डिवाइडेड अपोजिशन को किया PMLN की पॉलिसीज़ ने। अब मुझे बताएं कि उन्होंने जिस टॉपिक पे या जिस पॉइंट पे पीपल्स पार्टी को जो है वो छोड़ा, वो थे कि इस्तीफ़ा दें। कितने महीने हो गए उस बात को, अभी तक एक इस्तीफ़ा मुझे बताएं जो JUI या PMLN ने दिया हो। उन्होंने कहा था हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वो लॉन्ग मार्च भी अभी तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, वो एक जलसा कर रही हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने फुली फैसिलिटेट किया है, सिंध गवर्नमेंट ने फुली फैसिलिटेट किया है, उनको परमिशन भी दी है, और उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली। ठीक है जी। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, PDM का जलसा कामयाब जलसा होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं PDM का जलसा? देखिए, कामयाबी दो तरह की होती है। एक तो ये कि उसको जलसागाह को भर दिया जाए, और दूसरा उससे सियासी फ़ायदा आपको क्या पहुंचता है। जलसागाह को भरने तक की हद तक तो मैं समझता हूँ कि PDM का जलसा कामयाब रहेगा। अच्छा, मतलब भरा हुआ जलसा होगा, ग्राउंड भरा हुआ होगा। उस हवाले से आप समझते हैं कामयाब जलसा होगा? सब हर जमात के कुछ ना कुछ स्टेक्स तो होते हैं, तो वो अपना पूरा जोर लगाएंगे जब इतना बड़े शहर में इतना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। असल तो ये है कि उससे उसको सियासी फ़ायदा क्या पहुँचता है, ये एक सवाल है जो उसको आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है जी। तो मतलब आप समझते हैं कि कामयाब जलसा नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो तो वक्त बताएगा सियासी तौर पे। तो ठीक है, और गवर्नमेंट को इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? इनके जलसे से गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ये सवाल है। अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी हमें कोई वो थ्रेट नज़र नहीं आ रही जो हुकूमत को इनसे। ठीक है जी। क्योंकि अब वो PDM की वो हैसियत भी नहीं रही जो शुरू में थी, जिस तरह उसमें एक जोश और वल्ला था और आपस में इत्तेहाद था, वो अब इतना नज़र नहीं आता। तो देखते हैं कि क्या असरात आते हैं।
ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? वो क्या है कि गलत किया तेरे वादे पे एतबार किया। 13 साल हो गए। हाँ। पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है सिंध में। तो एक होती है तरक्की, एक होती है तरक्की माकूस, मतलब उल्टी तरक्की। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तो सिंध में उल्टी तरक्की हो रही है। जो कुछ पहले था अब वो भी नहीं रहा, तबाही के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को चलाने के सलाहियत रखता है और चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से रेवेन्यू जाता है जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, पूरा सिंध चलता है। लेकिन कराची की जो हालात हैं और सिंध के शहरी इलाकों की और साथ साथ पूरे सिंध के दही इलाकों की भी, उनके जो यहाँ से पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है हमेशा, और पीपल्स पार्टी को तकरीबन 80-90% वहाँ से वोट मिलता है, कामयाबी मिलती है दही इलाकों से, छोटे शहरों से। उनकी हालत भी आप जाके देख लें क्या हाल है, सबको पता है, ज़बान ज़द आम है। जी हाँ। तो कराची की सूरत हाल के हवाले से अभी आपने जैसे दही इलाकों की बात की, तो कराची की भी सेम सूरत हाल है, यहाँ पे भी किसी किस्म की कोई कराची तो तबाही के धाने पे पहुँच चुका है कि समझ में आ रही है तो अब संभाला कैसे जाएगा। कोई चीज़ पानी से लेके, सीवी से लेके, सफाई से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, सेहत, तालीम, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं है जिस पे एक बड़ा शहर, दुनिया का 6ठा बड़ा शहर कराची है और तकरीबन 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ देखें तो कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। एक बल्दियाती सिस्टम कंटिन्यू नहीं चलने दिया जाता जो कि बुनियाद होता है। फिर अगर उसको दिया भी गया तो उसको इख्तियारात नहीं दिए गए, तमाम इख्तियारात छीन लिए गए। इस तरह होता नहीं, इस तरह शायद चलते नहीं। ठीक है जी। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद तईम साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप किस तरह से देखते हैं इनकी कारकर्दगी? वैसे तो उन्होंने काफ़ी खुशियाँ मनाई है 3 साल कंप्लीट होने के बाद, आपने तो खुद ही देखा था। तो आप क्या समझते हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट की कामयाबी है 3 साल मुकम्मल होने पे? पीटीआई की जो 3 साल गवर्नमेंट चलाने के, वो असल में पीटीआई की नाकामी के 3 साल हैं। वो पीटीआई जो एक्सपोज हुई है उसके 3 साल हैं। पीटीआई की कारकर्दगी यही है कि उन्होंने वो 1-2 गाने बनाए और झूठ सबसे ज़्यादा बोले गए हैं इस गवर्नमेंट में। अच्छा। और बद्दुआएं सबसे ज़्यादा, अगर मेरे ख्याल में ज़िया उल हक को भी इतनी बद्दुआएं नहीं मिली होंगी जितनी इमरान खान को मिली हैं। अच्छा। आपने देखा जितने लोगों को उन्होंने बेरोज़गार किया, 10,000 स्टील मिल के मुलाजिम उन्होंने बेरोज़गार किए, 16,000 अभी कुछ दिन पहले जो है वो मुलाजिम बेरोज़गार हुए, और अभी स्टेट लाइफ से कुछ मुलाजिम बेरोज़गार हुए हैं। तो ये तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर कहे थे। मुझे लगता है ये 1 करोड़ नौकरियां छीनने का जो है ना वो उस पे रोड मैप पे हैं। बाकी ये जो फेक क्रेडिट अब ये यहाँ पे कराची ग्रीन लाइन का लेते हैं, वो कराची ग्रीन लाइन PMLN के दौर का मंसूबा है, इनका तो उसमें कोई वो नहीं। K4 मंसूबा जो है वो मुशर्रफ के दौर से जो है वो चलता हुआ आ रहा है, तो उस पर भी इनका कोई क्रेडिट नहीं है। कोई एक मेगा मंसूबा जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कोई एक मंसूबा नहीं दिया। एक मंसूबा उन्होंने बनाया वो पिछले दौर में वहाँ पे KPK में BRT का, वो सबको पता है कि उसमें क्या है, रोज़ बसें ख़राब होती हैं, रोज़ वहाँ आग लगती है, रोज़ कुछ ना कुछ होता है। सो बिलियन ट्री सोनामी उन्होंने एक किया था, कहाँ पे वो दरख्त हैं आज तक? हमें तो कोई, आप भी सारा मुल्क घूमती हैं, हम भी घूमते हैं वहाँ पे, हमें तो कोई दरख्त नहीं नज़र आए। अच्छा जी, ठीक है, सही है। खालिद साहब, ये जब गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, एक सानिया पेश आया, मैं उसको वाक़या क्या सानिया ही कहूँगी, बहुत ही ख़तरनाक सानिया था। इसमें 16 अफराद जल के बुरी तरह से झुलस कर जो है मतलब जहाँ बहाक हो गए थे। फैक्ट्री का जो इंसिडेंट है, आप क्या समझते हैं किसी प्लानिंग के तहत किया गया था? क्योंकि जब वहाँ पे अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है तो उसमें बताया ये जा रहा है कि उसमें ताले लगाए गए थे और कोई मतलब उसमें क्रॉसिंग वगैरह भी, वेंटिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी उसमें। लोग शकूक का इजहार तो कर रहे हैं कि इसमें भी कोई ऐसी साजिश ना की गई हो जैसे कि पहले की गई थी। लेकिन मैं इसको एक तरफ रख के एक बात करता हूँ कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ का हाल है कि जिस तरह तमाम खिड़कियों में, और जहाँ केमिकल का उनका फैक्ट्री थी, जहाँ खिड़कियों में तमाम उसको ब्लॉकेज किए हुए था, उनको रास्ते बंद किए हुए थे, ऊपर जाने का तक का रास्ता जो था, छत पे जाने का रास्ता बंद था, बाहर निकलने के तमाम रास्ते में ताले लगे हुए थे। तो फैक्ट्रियों के SOPs होते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है जो लेबर डिपार्टमेंट होता है। सिंध हुकूमत का एक लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, उसका एक वजीर मौजूद है। लेकिन आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है।
जिसने जहाँ दिल चाहे फैक्ट्री बना ली है, उसको जिस तरह दिल चाहे उसको हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इंसानी जानों की कोई कदर कीमत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग जल के नहीं मरे, आग तो लगी थी, ये सब दम घुटने से मरे। अगर ये खिड़कियों में ग्रिल नहीं लगी होती, दरवाजे बंद नहीं होते और वहाँ पे तमाम SOPs का ख्याल रखा जाता और लेबर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जाके जो तरीक़ेकार होता है तमाम फैक्ट्रियों को चलाने का, उनकी SOPs होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनको चेक करते हैं और उस पर अमल दरामद कराते हैं। लेकिन लग यह रहा कि यहाँ पे उससे पैसे लेके आंखें बंद कर ली जाती हैं, पैसा ही सब कुछ बन गया। अब इंसानी जानों की कोई कदर कीमत नहीं। 16 जाने, जिस तरह एक घर के 3 बच्चे, नौजवान जो अपने घर के लिए रोजी, गरीब इलाकों के लियारी के लोग, ज़्यादातर उसमें लियारी के लोग हैं जी, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि कोई गया नहीं वहाँ पे, हुकूमती अफसोस का मुकाम ये है हाँ, कोई गया नहीं। मुर्तज़ा वहाब जो है वो भी वहाँ पर नहीं गए, कोई भी नहीं गया। मुर्तज़ा वहाब गए, आपको मेरे ख्याल में किसी ने गलत, वो शाम को गए, इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब फौरी तौर पे तो नहीं गए ना वहाँ। आग दोपहर में आग लगी है और उसके कुछ घंटों बाद हमारे वहाँ के कैंडिडेट हैं साहिबजादा मौज़म, वो उस वक्त पहुँच गए। वहाँ के हमारे MP कैंडिडेट हारून खटक वो वहीं पे पहुँच गए। और हमारी जो वहाँ पे ज़ेली तंजीमें थीं वो वहीं पे पहुँच गईं। कुछ देर बाद वहाँ पे शाम को मुर्तज़ा वहाब भी पहुँचे और मुर्तज़ा वहाब कल उन लवाहिकीन की फ़ैमिली के पास भी गए थे और मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो उनकी लवाहिकीन की फ़ैमिली के लिए मेरे ख्याल में कुछ एक जो है वो मुआवजा भी जो है वो मंजूर करवाया है सिंध गवर्नमेंट से। तो शायद अब वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकी। तो मुर्तज़ा वहाब भी गए थे, हमारे वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ उस इलाके के कोरंगी के, वो भी गए थे, कोरंगी की तंजीम भी गई थी और उसके बाद उन लवाहिकीन के पास भी हम गए थे कल। अच्छा ठीक है, सही है, आप बात करते हैं। ये जिम्मेदारी थी बल्दिया की भी और वज़ारत लेबर की भी, ठीक है, दोनों नहीं पहुँचे। मुर्तज़ा वहाब साहब पहुँचे शाम को 6 घंटे बाद, आग लगने के उस वाक़े के होने के जब तमाम मामला निमट चुके थे, वहाँ से लाशें निकाली जा चुकी थी, उस वक्त पहुँचे। उस वक्त पहुँचना चाहिए था जब वहाँ पे यह हादसा हुआ था। और शहर कराची तो चंद मिनट के फासले पे है ना, तो हमारे बल्दिया के ऑफिस से जहाँ यह हादसा हुआ, कोई ये दूसरे शहर से तो नहीं आना था। और किसी मिनिस्टर ने वहाँ का दौरा नहीं किया, देखे कि 16 इंसानी जानों की कोई कीमत होती है। और ये तो एक पूरा कराची की फैक्ट्रियाँ, चंद फैक्ट्रियों को छोड़कर जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचती हैं कि उनके कोई रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करती है। उसके अलावा तमाम फैक्ट्रियों की जो हालत है कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके मिनिस्टर्स मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, कोई जाके वहाँ पर देखते नहीं कि उन रूल्स रेगुलेशंस पे अमल हो रहा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पे कमर्शियल, सबसे बड़ी बात कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री लगी हुई बिल्कुल और लाइन से लगी हुई, तवातुर से लगी हुई है, कोई किसी चीज़ को पूछता। अब जो रह गया लग रहा है कि पैसा दे के आके बंद कर लिया, फिर से लेके आके बंद कर ली जाए। नहीं, हमारे पास कल आए थे CM के मामले खुसूसी जो है वो कहते हैं कि हमें क्या पता, हमें एक एक गली मोहल्ला तो नहीं पता ना कि यहाँ पे कौन सी कमर्शियल और कौन सी रेजिडेंशियल है। अगर सवाल निशान है, आप जो मामले खुसूसी हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके कराची शहर में वैसे तो आप लोग बड़े दावेदार बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मामला हो रहे हैं। कह रहा हूँ ना कि इंटरेस्ट नहीं है। कराची शहर सिर्फ सोने की चिड़िया है, एक कमाने की जगह है। यहाँ ना आँख खोल के देखना है कि क्या हो रहा है, ना इसको डेवलप करना है। जी बिल्कुल जी कह रहे हैं। अच्छा जैसे 12 सितंबर इलेक्शन होने जा रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस पर MKM पाकिस्तान की कैसी तैयारी है? जी MKM पाकिस्तान कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 5 कंटोनमेंट जो बड़ी कंटोनमेंट्स हैं उसमें जो शहरी इलाकों में है उसमें मुतहरिक कौमी पाकिस्तान भरपूर हिस्सा ले रही है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कंटोनमेंट बोर्ड, कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड और मलियर कंटोनमेंट बोर्ड, कराची कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे भरपूर हिस्सा ले रही है मुतहरिक कौमी पाकिस्तान। उसके तकरीबन तमाम वार्ड में हमारे जो है कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और 2 कंटोनमेंट बोर्ड तो हमेशा हम स्वीप करते हैं, वहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं हमेशा, और इस दफ़ा हमें ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम दीगर कंटोनमेंट बोर्ड से भी अपने जो है वाइस प्रेसिडेंट भी इंशाल्लाह मुंतखब कराएंगे।
ठीक है जी, जिस तरह अभी खालिद साहब ने कहा कि काफ़ी देर के बाद मुर्तज़ा साहब पहुंचे, तो अभी ये मामला कहाँ तक पहुंचा, अभी इनके मतलब किस तरह के अभी मामला अभी चल जो रहा है? इनकी इब्तदाई रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है कमिश्नर को और मुर्तज़ा वहाब को, और उस पर जो अभी तक जो समझ आई है बात, एक तो वहाँ पे एक हमारा डिपार्टमेंट है सीपा, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उनका ये काम होता है कि वो फैक्ट्रीज़ को मॉनिटर करें। जो कोताही या जो कमी इस वक्त देखी गई है वो एक सीपा, और जैसे उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट के जो वहाँ के मुतल्लिका ऑफिसर्स थे उस एरिया के, उनकी जो है वो जिम्मेदारी। दूसरा फैक्ट्री मालिकान की, जिन्होंने जैसे कहा कि उन्होंने वो ताले लगे हुए थे और कोई वेंटिलेशन का वहाँ पे नहीं था इंतज़ाम, और एक जो है वो फायर एग्जिट होती है। नहीं, सवाल ये निशान ये पैदा होता है कि जब वहाँ पे अंदर लोग काम कर रहे हैं तो हमने ताले क्यों लगाए? ताले क्यों? हम इसके ऊपर वापस आते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर इमरान मिजान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। इमरान मिजान, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो हेलो इमरान मिजान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी 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 इमरान, आप हमें बताएं कि आज कराची में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, कब शुरू होगा, कैसी तैयारियां हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी बिल्कुल निदा, मैं आपको बताऊं कराची की सियासत में जो है फिर एक बार गहमा गहमी देखी जा रही है। आज जो है 11 जमातों के इत्तेहादी पीडीएम का जो है मज़ार कायद बागी जिना ग्राउंड में 4 बजे जो है वो जलसा होने जा रहा है, जिसमें जो है मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, अफन यार वली हो गए, शाहिद सैयद जो है वो शुरकाओं से खिताब करेंगे। जी निदा जी ठीक है, सही है। तो ये 4 बजे स्टार्ट होगा, इनके सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो फुल प्रूफ किए गए हैं। 3000 के करीब जो है पुलिस के जवान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। साथ ही साथ जो है 25 एसपी जो हैं वो तैनात होंगे, 25 डीएसपी और 30 जो है एसएसयू की जो है लेडी कमांडर जो है वो जलसे में जो है वो मौजूद होंगी। और साथ ही साथ जो है पीडीएम के भी जो कारकुनान है, फजल रहमान साहब के ग्रुप के जो कारकुनान है, उन्होंने भी जो है वहाँ पे इंतजाम संभाल लिए हैं, सिक्योरिटी पे वो भी खड़े रहे। जी ठीक है, सही है। इमरान मिजान, ये बताएं जिस तरह से अभी पीडीएम का जलसा होता है, आप क्या समझते हैं और जमातों के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ सकता है? निदा देखें, पीडीएम का जलसा ये कोई पहला जलसा है नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है पीडीएम का जलसा हुआ है। उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इनके इत्तेहादी थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से उसके रास्ते जुदा जुदा हो गए। और पहले भी जो इन्होंने जलसे किए उससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं नहीं समझता कि आज का जलसा जो शहर कायद में होने जा रहा है उससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा। हुकूमत के जो 3 साल मुकम्मल हो गए, अब 2 साल रह गए, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए इमरान मिजान जी। जिस तरह से अभी इमरान साहब को जो है थोड़ी नॉलेज भी उनको करेक्ट कर दें कि असफंदार वली शाही सैयद ये नहीं है पीडीएम का ऐसा, और वो नहीं जाएंगे जलसे में। अच्छा, क्योंकि पीडीएम से एएनपी और पीपल्स पार्टी साथ ही जो है वो निकली थी, और वो नहीं है ऐसा एएनपी। अच्छा ठीक है, सही है। ओके जी, ठीक है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे पीडीएम के जलसे से के हवाले से हमारे रिपोर्टर इमरान मिजान ने हमें तफसीलात से आगाह किया। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बताया, इंतजामात के हवाले से उन्होंने हमें बताया। जी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है खालिद सुल्तान साहब एमकेएम पाकिस्तान से। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहे थे 18वीं तरमीम के हवाले से कि उसको बेस क्यों बनाया जाता है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी, जब आप लोगों के पास इख्तियारात थे, सब चीज़ें सारे मामलात आप लोगों के अंडर थे, तो तब आप लोगों ने कराची को क्या डिलीवर किया? 18वीं तरमीम तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुतालबा था कि सूबों को इख्तियार दिया। फेडरेशन जो है अपने पास चंद इख्तियार रखे, बकाया तमाम इख्तियार जो हैं वो सूबों को दे दी जाए। और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर सब जमातों ने, उसमें ख़ास एमकेएम ने भी कभी ये मुतालबा था, और एमकेएम ने 18वीं तरमीम बनाने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। उसमें यह था कि तमाम इख्तियार सूबों को दीजिए, और सूबे भी उसको डिवॉल्व करके नीचे निचली सतह तक बल्दियाती इदारों को वो इख्तियार देंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबों की हद तक तो इख्तियार ले लिया। आपको पता है कि एक साल में तकरीबन 1200 अरब रुपया फेडरेशन से, फेडरल गवर्नमेंट से
NFC अवार्ड के तहत सूबा सिंध को दिए जाते हैं। सही। लेकिन सूबा सिंध ने क्या किया, जो इख्तियार देना था 140A के तहत, एक आइन की एक शिक है जो MQM ने उस वक्त रखवाई थी आइन में 18वीं तरमीम के साथ, के निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल किए जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से मुतालबा रहा कि डिवॉल्व किया जाए, इख्तियारात को इदारों को निचली सतह तक पहुँचाया जाए। लेकिन जैसे ही ये इख्तियार 18वीं तरमीम के तहत उसको हासिल हुआ, सूबों तक तमाम फंड आने लगे, पीपल्स पार्टी ने उसको निचली सतह तक उसका फैज़ नहीं पहुंचाया और बल्दियाती इदारों को और इख्तियार देने के बजाय उसके जो इख्तियार थे वो भी छीन लिए। अच्छा। आप ये देखें कि 5-6 इख्तियार पूरी दुनिया में बल्दियाती इदारों के पास होते हैं। आदमी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती हैं, यूटिलिटीज़ होती है, उसका तमाम ख्याल बल्दिया के पास होता है। वो सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का काम था लेजिस्लेशन करना होता। सबसे पहला मसला पानी का, उसके बाद सीवरेज का, उसके बाद कचरे का, उसके बाद रोड्स का, गलियों का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ का, स्कूल का, ये तमाम इख्तियारात बल्दियात के पास होने चाहिए। टाउन प्लानिंग का इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास, पाकिस्तान में भी ऐसा ही था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम से अपने ताकत में इजाफे के बाद, उसके तमाम फंड उनके पास आने के बाद तमाम इदारों को अपने पास ले लिया। ठीक है। तो आप बताइए कि जिस बल्दिया के पास इख्तियार ही नहीं होगा कि वो सफाई कर सके, वो पानी और सीवरेज का मसला, आप ये देखिए ना, मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया पीपल्स पार्टी ने। एक ख्वाब है पीपल्स पार्टी का किसी तरह कराची की बल्दियात पे कब्जा कर ले। आप 3 दिन पहले का बयान देख लें मुर्तज़ा वहाब साहब का, वो खुद कह रहे हैं भाई मेरे पास पानी और लोगों के पानी और सीवरेज का सबसे पहला जो होता है लोगों का मसला, वो मेरे पास ही नहीं है। तो जिसके पास इख्तियार नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी को, वो शहर कैसे चलाएगा? सर लेकिन इतने टाइम आप मेयर कराची रहे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर उनके पास इख्तियारात नहीं, तो उनके पास बजट नहीं है, तो वो फिर क्यों डमी बन के बैठे रहे? भाई कराची के लोगों ने इख्तियार दिया, वोट दिए। 5 दिसंबर 2015 को जब कराची हालांकि MQM शदीद मुश्किलात का शिकार थी, शदीद दबाव में थी, उसके ऊपर छापे गिरफ्तारियों का एक दबाव था मुसलसल, उसके मरकज पे हमले हो रहे, छापे पड़ रहे थे, गिरफ्तारियां की कार्य, उसके बावजूद कराची के अवाम ने जिससे निकल के कराची में 209 सीटों में से 140 सीटों पे जितवाया। तो हम कैसे इस बुनियाद पे, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि हमने जुद्दे नहीं किए, या तो हम खामोश होकर बैठ जाते हैं कि भाई इसी इख्तियार के तहत चलना है, और हम कहते हैं कि हम मेयर बन के बैठेंगे। हमने तो वो जद्दोजहद की जो उस इख्तियार लेने के लिए ज़रूरी थी। हमने 3 सतहों पर जद्दोजहद की। एक तो हमने अवाम को आगाही दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मेयर ने 300 खतूत लिखे मुख्तलिफ इदारों को, वज़ीर आला सिंध को, फेडरल गवर्नमेंट को और दीगर इदारों को कि भाई मुझे इख्तियारात दिए जाए, मेरे ये डिपार्टमेंट आपने ले लिए, वापस किए जाएँ। मीडिया में बात की, अवाम में जाके बात की। उसके बाद हमने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट में आवाज़ उठाई कि भाई कि बल्दियात बगैर इख्तियार के नहीं चल सकती, उनको इख्तियार दिए जाए। वहाँ से जब हमारी अक्शोई हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। 4 साल 5 साल हो गए अब तो, हमारी वो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितनी फाइलों के पीछे दबा दी गई। उस पर तो अब गर्द इतनी जम गई हो कि वो फाइलें भी नजर नहीं आ रही जिसके नीचे वो हमारी पटिशन दबा दी गई। आज तक उसका फैसला नहीं किया गया कि बल्दियाती इख्तियारों को, भाई आपने NFC अवार्ड के तहत आप शोर मचाते हैं, हम भी उसका साथ देते हैं कि NFC अवार्ड के तहत तमाम सूबों को जो उनका हक बनता है वो दिया जाए। लेकिन आपने PFC अवार्ड नहीं किया आज तक, एक भी उसके एक भी मीटिंग नहीं हुई। ठीक है जी। तो उसके तहत बल्दियाती इख्तियारों को इख्तियारात जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं दिया आपने? अगर आप जमहूरियत को पसंद करते हैं और जमहूरी एहतराम देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं थे, और अभी मुर्तज़ा वहाब के हवाले से बल्दियाती इदारे जो भी हैं वो बाइख्तियार थे। चाहे पहले उनको थोड़े एक्स्ट्रा इख्तियारात थे, लैंड अलोकेशन और ये सारे, वो उनसे जो है वापस लिए गए जिन पे इनको एतराज़ है। बाकी सफाई सुथराई और जितने भी काम हैं बल्दिया की, जो एजुकेशन जो बल्दियात के अंडर आते हैं वो अभी भी बल्दिया DMCs के पास ही हैं, और इंक्रोचमेंट वो अभी भी DMCs के पास ही है, एडवर्टाइजमेंट वो अभी तक DMCs के पास ही है। तो जहाँ पे इनके मेयर को अपने काम करने होते हैं, वो 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी अपनी नहीं परचेज़ करना,
5-5, 10-10 करोड़ रुपए की अपनी ऑफिस की तर्जीन आरइश करना, वो इख्तियारात उन मेयर के पास थे, लेकिन जो है वो आवाम की खिदमत के इख्तियारात उनके पास नहीं थे। अच्छा। अभी मुर्तज़ा वहाब आप देखें, वो सुबह से जो है वो निकलते हैं कराची के कामों पे, रात जो है वो देर देर तक वो रोडों पे रहते हैं। वैसे बताए ना, सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे तक तो जब काम करने की एक नियत हो बंदे की तो वो काम हो जाता है। ठीक है। ये चलें पीपल्स पार्टी या 18वीं तरमीम तो आई 2012 के बाद, इनके पास जो अख्तियारात हैं वो 2002 से 2001 में जो है वो पहले बल्दियाती इलेक्शन मुशर्रफ के बाद हुए, मुशर्रफ ने करवाए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज थे। मुझे बताएं उन्होंने जो है वो कौन सी जो है वो यहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ, बता तो रहे खैरात नहीं थे ना उस वक्त भी अख्तियारात नहीं थे। तो ये 15 साल जो है वो क्या कर रहे थे? ये मुशर्रफ साहब के भी तादी थे, फिर ये हमारे भी तादी बने, जब ये लॉज बना और जो ये बल्दियात का कानून में अमेंडमेंट हुई तब भी ये हमारे साथ ही थे, हमारे इत्तेहादी थे। उसके बाद ये 2015 तक भी हमारे इत्तेहादी थे। ये अब जो है वो जिस पार्टी के इत्तेहादी हैं, मुझे बताएं, इन्होंने एक कराची मुआहदा किया और इन्होंने कराची के अवाम को बताया कि भाई हम अपनी सपोर्ट, हम अपनी जो सीटें हैं वो दे रहे हैं PTI को, नेशनल असेंबली में हम उनको सपोर्ट करें एक एजेंडे पे कि हमें कराची मुआहदा किया है। मुझे बताएं उस कराची मुआहदे, कराची पैकेज में से क्या आज तक जो है वो आउटपुट इनको या कराची वालों को क्या आउटपुट मिला है? कुछ नहीं। नौकरियां जो KPD की थी वो पंजाब के लोगों को उन्होंने जो है वो, आप एडवर्टाइजमेंट देखें, इनसे ये भी जो है वो मुत्तफिक होंगे, अभी जो नई KPT की नौकरियां निकली हैं उसमें वो पंजाब को जो है सारा कोटा दिया है उन्होंने। अच्छा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट मुझे इन बसेस, बस वो इमरान इस्माइल ये सारे खुश हो रहे हैं कि भाई बसेस लोड हुई हैं चाइना से। भाई वो नवाज शरीफ के दौर का मंसूबा है, आप अपने दौर का कोई मंसूबा बताएं कराची का कि भाई हमने एक पुल दी, हमने एक नया रोड दिया कराची को, हमने कोई नई जो है वो चीज़ दी कराची को। हाउसिंग स्कीम एक कराची को उन्होंने नहीं दी। ये जो वो पहले से CPEC का आपको PHA पाकिस्तान हाउसिंग एसोसिएशन है, एक इदारा है पाकिस्तान का, वो कब से है और वो ऐसे ही घर बनाता है सरकारी और गरीबों के लिए। ये इनका कोई नया, इन्होंने नाम उसका टैग चेंज किया है सिर्फ, उसमें भी इन्होंने कराची में एक हाउसिंग स्कीम नहीं बनाई। कराची में तो दो बन रही हैं गुलिस्तान जोहर में, वो नवाज शरीफ के दौर में उनका काम स्टार्ट हुआ था PHA की तरफ से। तो इनका कोई उसमें जो है ना वो किरदार नहीं है। ये बस हैं मजबूरी की तहत या कोई जो है वो टाइम निकालने के। वो कल पीर साहब पगारा का बयान आपने सुना होगा, जब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई उनसे, तो पीर साहब पगार ने भी यही कहा उनको कि भाई हम बस ये वक्त है, टाइम निकाल रहे हैं इत्तेहाद में और हमें तो कोई जो है बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। तो ये ऐसे ही है। और जो उनको ये इत्तेहाद जो इनका है, जो भी GDA MQM का है, वो एक्चुअली जो है PTI से इत्तेहाद नहीं है। PTI की आइडियोलॉजी, PTI का जो मंशूर है, वो इनका मंशूर है, वो बड़े दूर दूर चीज़ें हैं। मसला इनका इत्तेहाद भी जिन जो है वो ताकतवर हलकों से है, ये भी उस मजबूरी में वहाँ पे हैं। इनके पार्लियामेंटेरियन से आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछे ना, वो कहते हैं उनको बेचारों को कोई वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं करवाते। अच्छा। इनको एक IT की मिनिस्ट्री दे दी है, दूसरी इनके पास लॉ की मिनिस्ट्री है। लॉ की मिनिस्ट्री वो फारूक नसीम साहब, आपको पता है वो किसके आदमी है? वो ना PTI के ना MQM के, वो अल्लाह के आदमी है। तो वो उधर ही से चलते रहते हैं। जी खालिद साहब, देखिए इख्तियारात की बल्दियात की जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि 2006 से लेके 2010 तक बल्दिया जिसको वाकई फंडिंग हुई, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, और उस वक्त इस वक्त से ज़्यादा जमहूरियत थी कि जो बुनियादी हक है अवाम का, जिससे अवाम के मसाइल हल होते हैं, वो बल्दियाती एक सिस्टम है। ठीक है। 2002 से पहले बल्दिया तो आई, लेकिन वो हमारे पास नहीं थी, वो जमात इस्लामी के पास थी। उन्होंने भी एक हद तक कुछ काम किया शहर के लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, काम किया जमात इस्लामी ने। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जब मेयर आए और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पूरी टीम उतरी और उन्होंने शहर में देखा आपने कि 4 बड़े कॉरिडोर, अगर आज वो नहीं होते शहर में तो आप 5-5, 6-6 घंटे तक अपने घर नहीं पहुंच सकते थे। सिर्फ 6-6 महीने की मुद्दत में एक कॉरिडोर बनाया, जिसमें उसमें ब्रिजेज, अंडरपासेस भी शामिल थे। लेकिन वो तो क्रेडिट सारा मुस्तफा कमाल लेकर जाते हैं। नहीं, वो किसी देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या कोई भी पार्टी हो, उसका मेयर होगा तो वो एक आदमी का काम नहीं होता, उसमें कई चीजें होती हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो आप देखते हैं कि एक आदमी काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है।
और कि थीम जो थी वो तो हमारी ही थी ना, कि किस तरह शहर को बनाना है। उनको फंड फराहम किए गए वाफिर मिकदार में, और पूरी टीम उनके साथ काम कर रही थी, दिन रात काम करते थे, अकेले वो खाली काम थोड़ी करते थे। तो उन्होंने सबने मिलके काम किया और शहर को पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन आया कि भाई 4 सालों में मुताबिक गवर्नमेंट को जब बलदियाती इख्तियारात मिले तो उसने शहर की शक्ल बदल दी। और आपने देखा होगा उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम हमारा तबाह था, उसके लिए पूरी कराची में यूरोपियन सतह के स्टैंडर्ड के जो है बस स्टॉप कायम कर दिए गए थे और ग्रीन बसें आ गई थी शहर में। और हमारा प्लान यह था कि हम 5 सालों के अंदर 8000 बसें यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ताकि ये जो ट्रैफिक है, आज आप देखें चंची में हमारी माएँ बहनें सफ़र कर रही होती हैं, यानी कि एक रिक्शा जिसमें 2 लोग सफ़र करने की गुंजाइश हुआ करती थी, उसमें से 8 लोग सफ़र कर रहे होते हैं इस शहर में। ये सूरत हाल है। माओ बहनें की हमारी जो पर्दादार ख़वातीन बैठी होती हैं, उनके घुटने मर्दों के घुटनों से टकरा रहे होते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है खालिद सुल्तान साहब, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो हमारे नाज़रीन का क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। आज सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कराची के इशूज़ पे और दीगर इशूज़ पे मतलब गवर्नमेंट को मौका दिया अपना मौके बयान करने का। मैं तो एक ही बात सीखी है ज़िंदगी भर में कि काम करना चाहिए हमें अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए नेक नियति के साथ। ठीक है, नियत का नेक होना ज़रूरी है। हुकूमत में हो, हुकूमत के बाहर हो, खिदमत को अपना शार बनाना चाहिए। और हम कराची के अवाम को शुक्रिया अदा करते हैं। जब मौका मिला, जब हमने कराची के अवाम के पास गए, सिंध की शहरी अवाम के पास गए, उसने हमें एतमाद किया। और जब हमें मौका मिला, हमने कोशिश की कि उनकी जो खिदमत हो सके करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम वही वादा करते हैं कि जैसे जब भी हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, इख्तियार मिलेगा, इख्तियार के साथ मौका मिलेगा, क्योंकि बगैर इख्तियार के कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत करेंगे। बहुत ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद तईम साहब, 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी कैसी तैयारी है? पीपल्स पार्टी की जो है भरपूर तैयारी है और हमने जो है वो तकरीबन जितने भी वार्ड्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कराची कैंटोनमेंट के जितने भी इलेक्शन में उसमें हम सरप्राइजेस देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ऑलमोस्ट जो वार्ड्स हैं उस पर सारे हमने नौजवान प्लेस किए हुए हैं। CBC, मलीर, कोरंगी, मनोड़ा, जितने भी वार्ड्स हैं उस पर हमारे नौजवानों को जो है वो टिकट्स दिए हैं पार्टी ने। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट पीपल्स पार्टी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भी हमारे? मैसेज यही है कि पहले तो कराची हमारा शहर है, इसको साफ़ सुथरा, जितना बल्दियाती इदारों का काम है उतना हमारा इंडिविजुअल भी काम है। हम बाहर रोड पे कचरा फेंकते हैं तभी कचरा होता है। हम जो है वो बाहर जो है पान और इसकी वो करते हैं, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हम अपना घर साफ़ करेंगे, अपनी गली साफ़ करेंगे तो पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेंगे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे खालिद साहब। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे अभी मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, ब्रेक के बाद हम और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे सेकंड सेगमेंट के गेस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से इसरार अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा है, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं PSP से उम्मीदवार NA 251 के निहाल मलिक साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? आप खैरियत से? इसरार अब्बासी साहब, जैसे आपको पता है कि आज बागी ज़िला में PDM का जलसा होने जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए ये ख़तरे की घंटी है? बहुत शुक्रिया नेहा। आप नॉर्मली कराची के इशूज़ की बात करती हैं और PDM का जलसा भी एक कराची इशू ही बन गया, क्योंकि कराची के लोग उसको सफ़र करेंगे और कराची के रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में ना होने के बराबर होगी। ये PDM के गुज़श्ता जलसों की जो है हिस्ट्री रही है। देखिए, PDM ने पूरे मुल्क में बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश की और जो पब्लिक रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला तो वो आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर बैक हो गए, मुख्तलिफ तारीखें दी कि इस तारीख को हुकूमत घर चली जाएगी, इस तारीख को हुकूमत चली जाएगी, लेकिन हुकूमत तो कहीं नहीं गई, PDM कहीं गायब हो गई। और अभी ये नहीं पता चलता कि PDM कौन सी वाली है। शहबाज शरीफ वाली PDM है, मरियम नवाज वाली PDM है, शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है।
पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, दूसरी जमातें हिस्सा नहीं है, ANP को उन्होंने निकाला, तो ये एक, मैं ये समझता हूँ इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कराची के शहरियों का जो है इसकी डिस्टर्बेंस, जो रोडों की डिस्टर्बेंस होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इंतज़ामिया को बेहतर इंतजाम करने चाहिए। जलसा करना किसी भी पॉलिटिकल जमात का हक है, वो अपने जो मैनिफेस्टो है, अपने पैगाम जो है वो आम तक पहुँचाएं, इसमें कोई, लेकिन हुकूमत को किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है इस किस्म के जलसों से। ठीक है जी, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगी, आपकी गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी सेलिब्रेशन भी किए हैं। आप क्या समझते हैं इन 3 साल की कारकर्दगी में PTI खुद मुतमईन है? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको पता मैं बड़ा ब्लंट बात करता हूँ। एज अ PTI मैं समझता हूँ कि हम अप टू दैट मार्क नहीं थे जो हमारा स्टैंडर्ड है या जो स्टैंडर्ड हमने अपने लिए सेट किया। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कि पिछले अदवार की हुकूमतों से, तो हम ये समझते हैं कि हमारा बेहतर टेन्योर था 2-3 वजूहत से। 2-3 वजूहत इस तरह कि जिन हालात में हमें गवर्नमेंट मिली, वो आपको पता है कि हम बैक डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे थे, आलमी दुनिया में सिफारती महाज पर हम तनहा हो चुके थे। इन सारी सूरत हाल और फिर कोविड जैसी सूरत हाल गुज़श्ता 2 साल से जिस तरह पूरी दुनिया उसमें सफ़र कर रही है, और पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम को दुनिया ने सराहा कि हमने कोविड में जिस तरीके से सस्टेन किया अपने मुल्क को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामलात को देखते हुए हम उसको बेहतर कह सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसलिए कि ये सारी चीज़ें अगर ना होती तो शायद हम इससे भी बेहतर परफॉर्म करते। लेकिन आपने खुद देखा कि बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो कोविड की वजह से किन हालात से दो चार हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे पाकिस्तानी अवाम की दुआएं और सब बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर भी कर लिया। लेकिन हम लोग, अगर मैं सिंध की बात करूँ तो सिंध तो अभी रिकवर क्या मतलब, अभी तो हम लोग बहुत ही पीछे चले गए। असल में तालीम हमारी कितनी मुतासर हुई है, हेल्थ हमारी, आप हमारे लोगों को आप देखें। देखिए, सिंध में अभी भी जो 3 साल परफॉर्मेंस के ऊपर बात हुई, तो खान साहब ने यही कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा कह के जा चुका हूँ कि 18वीं तरमीम का जितना नुकसान सूबा सिंध को हुआ, शायद किसी और सूबे को नहीं। ये 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है, आप लोग उसका बेस बना के, मतलब आप बेस नहीं, देख रीज़न है। देखिए, वहाँ पर कहा गया जी KP में और पंजाब में हेल्थ कार्ड सबको मिल रहा है, सिंध में लोगों ने कहा जी हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो भाई सूबाई हुकूमत कहती है कि हेल्थ जो है प्रोविजनल मैटर है, 18वीं तरमीम के बाद वफाक उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी तरह पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम आ गया, एक सिलेबस आ गया, यानी मदरसा, प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, सिवाय सिंध के, क्योंकि एजुकेशन 18वीं तरमीम के बाद प्रोविजनल मैटर है। तो जब तक सूबाई, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आईनी तरमीम या कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके नुकसान के लिए। राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सूबा सिंध को हो रहा है। आपको याद होगा कि हमने NIVCD की बात की थी कि वफाकी इदारा है सिंध, गवर्नमेंट ने कहा जी आप सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हो 18वीं तरमीम के बाद, ये तो हमारा। तो आप जाके उनकी हालत तो हॉस्पिटल्स की देख लें क्या हालत है। तो हाँ, उसके बाद फिर अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 13 साल इनकी गवर्नमेंट के मुकम्मल हो चुके हैं, कंटिन्यूस गवर्नमेंट के, ठीक है, और आज तक ये शहर को ट्रांसपोर्ट तक नहीं दे सके। बिल्कुल। अभी MKM के जो बैठे हुए थे हमारे पास राब्ता कमेटी के मेंबर, तो वो उनका भी ये कहना था कि हमारे यहाँ ख़वातीन को देखें, उनको किस तरह से मतलब वो ट्रैवल करती हैं जिन चीज़ में, बसेस में, मतलब बैठने की उनके पास जगह नहीं होती अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती। तो मैं आपके शो में ये कह के जा रहा हूँ कि शहर को पहली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इंशाल्लाह PTI की गवर्नमेंट देगी। 2 साल है आप लोगों के पास? नहीं, अभी देगी, क्योंकि 40 जो बसेस ग्रीन लाइन की हैं वो ऑलमोस्ट डिपार्ट हो चुकी हैं और पहुँचने वाली हैं, और इंशाल्लाह ग्रीन लाइन के तहत पहला जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो इस सूबे को हम देंगे, क्योंकि इस सूबे ने हमें मैंडेट दिया है। डिस्पाइट दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सी चीज़ों में हमारी कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट भी एंड पे है और इसी साल रवां साल आपको। ठीक है जी, जिस तरह से आपने अभी बसेस का कहा, इसी तरह से आप लोगों ने फायर ब्रिगेड्स भी दी थी सिंध गवर्नमेंट को। मैं इस सब आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि निहाल मलिक साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। PDM का जलसा, जैसे अभी मैंने इनसे जिक्र किया था, आप क्या समझते हैं PDM का जलसा जो उस पर कराची के अवाम पे, हमारी हुकूमत पे, सिंध गवर्नमेंट कोई असर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल का कि आपने मदद किया। PDM के जलसे के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल भी औरंगी टाउन में एक ऑफिस का इफ्तिताह था, लेकिन वो जलसे की शक्ल अख्तियार करेगी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं चैनल्स के, है ना? सही। तो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग थे। तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल PDM जलसा करे, उनको हक़ हासिल है कराची में, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से हर कोई स्टेबल होता है।
भले वो कश्मीर से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे कराची का हो, ठीक है ना, पीडीएम जलसा करे, लेकिन अगर पीडीएम ने कराची में आकर जलसा किया इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले उनकी कोalition जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी कारकर्दगी आप देख लें कि आज लाड़काना जैसे शहर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है वहाँ पे, ये इनकी कारकर्दगी है। तो अगर पीडीएम ने अपने इस जलसे में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की तो ये कराची वालों के लिए बहुत ही ज़ाती वाली बात होगी। एक तो ये, दूसरी है ये 11 जमातें आज जलसा कर रही है। चेयरमैन साहब ने हमारे ऐलान किया है इस बात का पहले भी कि इन्होंने अगर सिंध की ज़ाती के ख़िलाफ़, कराची की ज़ाती के ख़िलाफ़ अपने जलसे में आवाज़ नहीं उठाई तो इन 11 जमातों के जवाब में पीएसपी अकेली उसी जगह पे उससे ज़्यादा क्राउड आवाम लेके हम इनके साथ जो है ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल। एक ये ठीक है, मौसूफ ने 2 बात की, ठीक है, पीटीआई को बहुत सारे मामला आते हैं, बहुत कोविड की वजह से देखना पड़ा, लेकिन देखें अभी अफ़गानिस्तान भी तो है ना, तालिबान ने आते ही ऐलान कर दिया, तो हमने तो कोविड को इशू बनाया हुआ है। कराची में देख ले हज़ारों लाखों के जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, फिर कोविड कहाँ है? फिर तो नहीं है ना। ये ही मैं सवाल करना था कि जब ये जलसे जुलूस होते हैं तो वो तब कोविड कहाँ पे चला जाता है? जब मतलब सर बहुत सारे मामला आते हैं कि उस दौरान कोविड नहीं होता और उसके जब अपनी बारी आती है तो सब चीज़ें उनकी नॉर्मल भी हो जाती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे कहा कि जी कराची में बसों का सिलसिला होगा, बहुत अच्छी बात है, खुशहाल बात है। पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए कोई भी पार्टी काम करेगी, हम लोग पाकिस्तान ज़मीन पार्टी सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन पहली दफ़ा कराची में ग्रीन बस का जो इन्होंने मौसूफ ने कहा है, पहली दफ़ा सबसे पहले दफ़ा जो है वो जब सिटी नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल भाई, तो उन्होंने मेट्रो बस कराची में मुतारिफ़ कराई थी, ग्रीन बस है, जो आज देखिए लाखों करोड़ों की बजट में बनाया गया था, आज वो सब तबाह हाल है। आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मैं बहुत माज़रत के साथ मेरे दोस्त की मैं तस्हीह कर दूँ, वो नेमतुल्लाह साहब के तौर पे शुरू हुई थी, उसको कंटिन्यू किया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब के, लेकिन बिल्कुल तो मैं ज़रा तस्हीह कर दूँ। अब आगे आप बात की करें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए नेमतुल्लाह खान साहब ने जो काम स्टार्ट किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जो कामों का अमूमन देखिए ये होता है कि कोई भी हुकूमत आती है, एक काम स्टार्ट करती है, दूसरी हुकूमत वाले आकर उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने तो एक कमाल कर दिया ना कि उन्होंने एक अपने मुखालिफ तंजीम, मुखालिफ सियासी पार्टी के काम को परवान चढ़ाया और कराची को आप देख लें क्या कुछ नहीं दिया, अंडर बाईपास है, सारी चीज़ें। मुस्तफ़ा कमाल का इसमें क्या क्रेडिट है? एमकेएम अपने से क्रेडिट लेती है। अच्छा जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए एमकेएम अगर अपने ऊपर क्रेडिट लेती है तो बजट हमने दिया है, मतलब हमारे कहने पे ही तो उन्होंने क्या, मेयर तो हमारी जमात के थे ना वो। जी बिल्कुल वो उनकी जमात के थे, लेकिन उस वक्त हैदराबाद में भी तो सिटी नाजिम थे ना। किसके थे? एमकेएम के थे। उनका नाम क्यों नहीं आया? वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्यों नहीं काम किया? हैदराबाद को उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? सिर्फ कराची के नाजिम को क्या एमकेएम का नाजिम था? हैदराबाद वाले भी तो थे ना। पूरे पाकिस्तान में नाजमीन थे, सिटी नाजमीन थे, लेकिन शहबाज, उस वक्त की बात में बताना, शहबाज शरीफ ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुस्तफ़ा कमाल को हमें दे दो। और मैं समझता हूँ कि आज जो लाहौर में तरक्की आप देख रहे हैं ना, वो मुस्तफ़ा कमाल को देख के ही शहबाज शरीफ ने करवाई। मतलब उनके लिए आइडियल बन गए थे मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, सही है। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात में आपको करूँ। देखिए मुस्तफ़ा कमाल एक बहुत एनर्जेटिक सियासतदान है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कराची में को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी भी सियासी जमात के लिए वक्त चाहिए होता है कि उसको स्टेबल कर सके। जिस हालात और जिन चीज़ों से आज ये गुजर रहे हैं, हम 20 साल पहले गुजर के आए हैं। इस तरह के ताने हमें भी मिलते थे कि एक सीट जीतने वाली पार्टी नहीं है, तांगा पार्टी है, ये है वो है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स की डिटर्मिनेशन होती है वो उनको स्टैंड करती है। और मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल के अंदर वो सारी एनर्जी है कि वो
अपनी आवाज़ को मज़ीद वाइब्रेंट कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, एक तो जो ये इन्होंने कहा ना हैदराबाद में, आप हैदराबाद और कराची का कंपैरिजन कर नहीं सकते किसी भी, जो बजट जो एलोकेशन हुई, हाँ मुस्तफ़ा कमाल की मेहनत से कोई दो राय नहीं है। ऑल दो कि वो एमकेएम के नाज़िम थे और उस वक्त एमकेएम का जो हाल था या उनके जो अहदेदारान का हाल होता है, उनके मिनिस्टर्स का हाल होता है, उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा कमाल दिन रात उन्होंने मेहनत ज़रूर की, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ उनको क्रेडिट जाए या एमकेएम को जाए, ऐसा नहीं है। उसकी बात आप ये देखें कि वो बल्दियाती निज़ाम क्या था, उसमें डायरेक्ट विफाक से फंड मिल रहे थे, डायरेक्ट ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे। लास्ट जो बल्दियाती निज़ाम गुजरा है, इससे पहले जब इलेक्शन हो रहा था, मैं आपको क्या भी कह चुका हूँ कि हमने पीटीआई ने, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची था, तो हमने एपीसी की थी और हमने कहा था कि इस बल्दियाती निज़ाम के तहत आप कोई भी पार्टी इलेक्शन में ना जाए, वरना हम सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और वही हुआ कि कोई भी डिलीवर नहीं कर सका, सिवाय पेट्रोल की मद में पैसा लाखों करोड़ों रुपए शहर का फूंक दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन अवाम को कुछ नहीं हुआ। और कराची के अवाम का मसाइल का हल ना सूबाई गवर्नमेंट के पास है, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम ही इस शहर को बेहतर कर सकता है, और उसमें चाहे पीएसपी आए, पीटीआई, व्हाटएवर, जिसको अवाम जो है वो मैंडेट दें, उनको डिलीवर करना चाहिए। और बल्दिया कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आपके हमारे सामने है 12 सितंबर को, ऑल दो कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, ये कराची को कुछ तकरीबन 20% कवर करता है, 80% कवर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रेंड सेटर होता है। क्योंकि हमने लास्ट जो कंटोनमेंट बोर्ड था, हम सिर्फ एक कंटोनमेंट में हम जीते थे, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में, और उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने फिर वहाँ की सारी सीटें जीती थी। तो अगर आप डिलीवर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अवाम आपको निगलेक्ट कर दें। जब आप डिलीवर करेंगे, कराची के अवाम इतनी बाशऊर अवाम है कि ये बाकायदा लोगों को मौका भी देती है और फिर उनको वोट की ताकत से रिजेक्ट भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कराची की सूरत हाल आपके सामने, कराची में कचरे का ढेर लग चुका है, कराची का बल्दियाती निज़ाम आपके सामने, मतलब आप ये क्या समझते हैं, ये कराची की किस्मत कब बदलेगी है? मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि देखें, इसका हल सिर्फ एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम है, क्योंकि कराची दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है, तो इसको आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देना है। सिर्फ इसको आपने कमाई का जरिया नहीं रखना। जैसे कोविड की अभी मेरे भाई ने बात की, तो कोविड एक आलमी वबा है, वो कोई हमारी गवर्नमेंट की बनाई हुई नहीं थी, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह से सूबाई गवर्नमेंट ने किया, जिस तरह ताजरों को हिरासा किया गया, जिस तरह लोगों को परेशान किया गया, लॉकडाउन के नाम पर उनसे भत्ते लिए गए, वो गलत था। लेकिन उसकी वजह से आप कोविड को तो नहीं कह सकते थे कि कोविड है ही नहीं। जो दुनिया में लाखों अमवात हुई, तो वो क्या कोविड नहीं था? तो अमवात हुई, अमवात हुई। और फिर जो आप बात करती है ना कि रैलीज होती हैं और ये सारा, आपने देखा जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसके बाद फिर वो एक लहर आती है और आपका रेशो बढ़ता है। हाँ। हम बार बार एक ही बात करते रहे कि देखें, आप हमारा मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे अवाम जो है वो 70% से ज़्यादा जो है वो दिहाड़ीदार तबका है, और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कंप्लीट लॉकडाउन। तो आपने इस तरीके से अपना सिलसिला चलाना है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप उनको काम करना है ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बारहा फेडरल गवर्नमेंट के एनसीओसी के इकदाम को चैलेंज करते हुए अपनी एक कोशिश की, और बारहा उनको फिर शर्मिंदगी का हुआ। लास्ट लॉकडाउन जो उन्होंने किया 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल सब कुछ बंद होगा और गाड़ी में 3 अफराद नहीं बैठ सकेंगे, डबल सवारी पे पाबंदी होगी, वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। तो आप मुझे ये बताइए, आपने 2.5 से 3 करोड़ की आबादी के शहर के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कितने बनाए हैं कि जिसमें आपने सबको वैक्सीनेट कर दिया है, या आपने वहाँ क्या हालत है? तो वो ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वही हुआ कि फिर उनको दूसरे दिन वो सारे इकदाम वापस लेने पड़ गए। वैक्सीनेशन कार्ड की शर्त भी खत्म हो गई, डबल सवारी की पाबंदी भी खत्म हो गई, कार में 2 से ज्यादा अफराद की। तो आप इस तरह के इकदाम क्यों करते हैं जिसमें बायस शर्मिंदगी आपको? आपने और सबसे बड़ा सवालिया निशान है, इस पर मेरे ख्याल से आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, जुम्मा और इतवार कोरोना आ जाता है, और जो है 8 बजे के बाद आ जाता है, कभी 6 बजे के बाद। मतलब ये कहाँ का मतलब तरीका है? आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ तो परेशान करने वाली है। डेली वेजर जो है वो किस तरह से अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, बेरोजगारी की शरह कितनी बढ़ चुकी है, ये चीजें नहीं। ऑन अ लाइटर नोट, वो शहरी कहते हैं ना जी, कोरोना आता है और 1000 रुपए लेके चला जाता है। तो ये सिंध हुकूमत की तो ये परफॉर्मेंस है। देखिए, मैं बात करूँगा, मौसूफ ने बात की, भाई ने बहुत अच्छी बात की। 2 बातें इन्होंने की, एक तो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि जो 18वीं तरमीम
तो देखिए 18वीं तरमीम कोई अल्लाह ना करे कोई हदीस तो है नहीं कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। आखिर ये 18वीं तरमीम जब इन्होंने नाफिज किया और बल्दियाती इदारों को इन्होंने नाकिस कर दिया, ठीक है ना, जाहिर से जब तक नीचे की सतह से अख्तियारात नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। भले वो PTI की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब आ जाएं या कोई भी आ जाए, जब तक कि निचली सतह पे इख्तियारात नहीं रहे। तो चलें निचली सतह पे जो इख्तियारात जब दिए गए थे उस वक्त माशाल्लाह इनकी जो कोalition पार्टी है, नफीस लोग जो हैं वो आज इनके साथ हैं, तो उस वक्त उनके पास MPs भी थे, MNAs भी थे, उनका अपना गवर्नर था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिर ऐसा क्या किया कि MQ मजबूर हो गई कि ये बल्दियाती निज़ाम के सारे इख्तियारात उन्होंने दे दिए। एक अब जब दे दिए, ठीक है, अब आज PTI की हुकूमत है, माशाल्लाह उनके पार्टनर हैं ये, तो PTI के पास तो ये इख्तियारात हैं ना कि 18वीं तरमीम में कुछ तरमीम कर दें, इख्तियारात निचली सतह पे दे दें। भाई मेरे इसको बिल्कुल एग्री करेंगे, होना तो चाहिए ना। तो आज 3 साल हो गए, खान साहब को चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है ये PTI से बिलोंग करते हैं, PTI की जमात में ये, जब ये कह रहे हैं तो यकीनन इनके चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं। आज मैं जो भी कह रहा हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ, यकीनन मैं अपनी चेयरमैन की थिंकिंग को देखते हुए उनसे सुन के मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, तो ये तो इसको तो होना चाहिए ना। देखिए 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए, उसमें एक आईनी तरमीम करने के लिए आपको हाउस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। मेरे भाई कानून को भी समझते हैं, सियासी वर्कर हैं, तो इससे पहले प्रोग्राम में इनके एक साथी आए थे, उस वक्त भी ये कह रहे थे कि आप 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। मैंने कहा इतना आसान अगर होता तो शायद हम एक दिन भी ना लगाते, लेकिन दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी के बाद आप कोई भी आइन में तरमीम कर सकते हैं। अगर हम 18वीं तरमीम के अगेंस्ट 19वीं तरमीम लाते हैं, इसको नल एंड वॉइड करते हैं, हमारे पास इस वक्त कौमी असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी है, और अगर कोalition हट जाए तो वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। तो इसके माजरत के साथ इसके मानिए कि आपकी कोalition अगर हट जाए तो फिर आप क्या करेंगे? सर गुजारिश तो सुन लेना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए बात होती है, डिबेट अच्छी हो ताकि लोगों को पता चले हम बात क्या कर रहे हैं। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको गुजारिश कर रहा हूँ, आपने ये बात की कि जी आप खत्म कर दें, तो भाई ख़त्म करने का जो तरीक़ेकार है वो अपरेटस इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी आए। हमने तो 10 दफ़ा पीपल्स पार्टी को भी बोला, नून लीग को भी बोला कि आए 18वीं तरमीम की उन शिकायत के ऊपर हम मिल के बात करें, ताकि ये ना हो कि कल को विफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए और सिंध में किसी और की गवर्नमेंट आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? जिन मसाइल का शिकार आज PTI की गवर्नमेंट है, कल आपको भी हो सकते हैं। ये सेम मिसाल वही है कि जब धरने में हमने कहा था धांधली के खिलाफ, तो उस वक्त ये सारी जमातें एक होकर कहती थी नहीं ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं कि आज हमारे साथ हुआ कल आपके साथ भी हो सकता है, तो एक चीज़ स्टैंडर्ड सेट कर दें। जहाँ तक ये बात है कि नफीस लोगों की बात की, तो मैं उस पर सिर्फ इतना ही तबसरा करूँगा कि हमारे तो आज वो पार्टनर हैं, आपके तो बॉसेस रह चुके हैं, फजूल है हम उस बहस में जाएँ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर था, मैं आज भी ऑन एयर कहता हूँ, पहले भी कह चुका था कि बानी MQM के साथ हमारा इख्तलाफ था। मैं इमरान खान साहब की 12 स्पीचेज़ आपको प्रोग्राम रखे मैं ला के दिखा दूँगा, स्टेटमेंट्स कि मेरा मुहाजिर कौम से या MQM से इख्तलाफ नहीं है, मेरा बानी MQM से, उसके तर्ज सियासत से इख्तलाफ है। और बाद में मुस्तफ़ा कमाल ने भी वही बातें की जो 2007-8 में इमरान खान साहब कर चुके थे 12 मई के इशू के बाद। उन बातों को बाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इंडोर्स किया कि बानी MQM का तर्ज सियासत गलत है, उनके और चीज़ें नहीं। तो बात यह है कि जब वो हटे और MQM को जितनी भी रिप्रेजेंटेशन मिली, MQM अगर आज हमारे साथ बैठी है तो कराची के मसाइल के ऊपर वो खुल के फेडरल कैबिनेट में भी उनका हिस्सा है, सूबाई गवर्नमेंट में वो नहीं है, तो वो उनको भी पता है ना कि वफाकी हुकूमत की लिमिटेशंस क्या हैं, किस हद तक हम इंटरफेयर कर सकते हैं सूबे में, किस हद तक नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली इलेक्शन वो अपने मैनिफेस्टो और अपने इंतखाबी निशान पे लड़के हैं ना, PTI के निशान पे तो नहीं लड़के हैं। ये तो इंतखाबी इत्तेहाद तो होते रहते हैं। जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का गैर फितरी इत्तेहाद हो सकता है, तो हमने तो इलेक्शन जीतने के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन दी कि आएँ और बैठें। हालांकि कराची में मेजॉरिटी सीट्स हमारे पास थी, उसके बावजूद भी हमने MQM को कहा कि आप अगर अपनी पुरानी सियासत की रविश को तर्क करके शहर की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत कर सकते हैं, तो आए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं, PSP के कितने उम्मीदवार हैं, किस तरह की तैयारी हैं, क्या लगता है कि इस बार जाए क्लीन से PSP कर पाएगी? देखें कबल वक्त कुछ कहना सही नहीं है कि जी क्लीन स्वीप करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला रब चाहेगा
मेरा रब चाहेगा तो ज़रूर कामयाब करेगा। हम इलेक्शन जीतने की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग कामयाबी की बात करते हैं। 2018 में भी लोग इलेक्शन जीते, लेकिन कामयाब मैं समझता हूँ कि नहीं हुए। आज आप हालात देख लें कि जिस कंडीशन में है, तो कंटोनमेंट बोर्ड में हम लोग भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और हमारी कैंपेन भी चल रही है, हमारे कैंडिडेट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब रिजल्ट आएगा, ना कि 2018 वाले रिजल्ट आए जो 2018 में, क्यों मैं खुद भी कैंडिडेट था, NA-251 से मैंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो कंडीशन जो थी वो आज ना हो, तो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। एक दूसरी बात ये कि भाई ने एक बात बहुत अच्छी की कि इन्होंने कहा कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है कराची में माशाल्लाह, और है 3 करोड़ से अबव है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी बात को मैंने नोट किया था और इनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि इन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन इनके कैबिनेट ने, वफाकी हुकूमत ने जो मरदमशुमारी पिछली दफ़ा हुई थी, वो आप ये देखें कि आधा मरदमशुमारी का नहीं काउंट किया उन्होंने, और PTI की हुकूमत ने, MQM ने उसमें खामोशी इख्तियार की और कराची की आबादी को 50% कम करके दिखाया। तो ये जो इनकी बात थी कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, तो प्लीज़ खान साहब को कहिए नहीं, ये बात कह चुके हैं। ये मेरे ख्याल में पिछला प्रोग्राम नहीं सुना ना, उन्होंने इनके साथी ने भी यही बात की थी और मैंने उनको वाजे किया था आपके प्रोग्राम में। चाहिए नहीं, उसकी देखिए ना, कुछ चीजें कानूनी, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI की मीटिंग होती है जो बजट की मंजूरी से पहले होती है, जब एलोकेशन ऑफ बजट्स होती है, फेडरल गवर्नमेंट सूबों को उनका हिस्सा देती है, तो उस वक्त हम उस मरदमशुमारी को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारा डे 1 से ये मौक़िफ़ है कि वो मरदमशुमारी गलत हुई है। वज़ीर आज़म साहब मरदमशुमारी का ऑर्डर दे चुके हैं, हर चीज़ का हम तो कोई एम्बिग्विटी वाली बात ही नहीं करते। मैं 12 कह चुका हूँ कि कराची की जब तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सही नुमाइंदगी नहीं होगी, आप कैसे उसके ऊपर देखिए ना, आपके पास अगर 100 अफराद है और आप 10 अफराद का खाना भेज रहे हैं, तो वो कैसे पूरा होगा? अल्टीमेटली मारा मारी होगी। तो हमने उस चॉस को बचने के लिए बेहतर जरिया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी का ऐलान किया है, और मैं बिल्कुल वेलकम करेंगे हम लोग इस चीज को। ठीक है जी, PTI की 12 सितंबर की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, PTI मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कैंपेन कर रही है, और हर मैं सिर्फ एक बात भूल गया था, वो बीच में इनको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ने अगर कंटेस्ट किया था और ये समझते हैं कि इनके साथ रिगिंग हुई थी, तो क्या आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे? मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरी पार्टी ने, जो हमारी PSP ने इसको चैलेंज किया था। कहाँ चैलेंज किया सर? बिल्कुल किया था चैलेंज, आप देखें, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। सुनिए, मैं आपको बताऊं, आप ये बताएं कि इलेक्शन के जो तरीक़ाकार थे 2018 के जी, PTI के तो बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार थे जो घर जाके सो गए, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं जीतूंगा, और फिर सुबह उनको नवेद खुशी की मिल गई। सर ये बात, तो जीत गए। देखें, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि PTI कैंडिडेट्स का वोट नहीं था, वोट पार्टी का था, वोट मिला पार्टी को मिला। मैं 2013 में कंटेस्ट कर रहा था, और मेरे मुकाबले में उस वक्त के इनके नफीस लोग जो थे वो बड़ी जोर शोर से थे। 2013 मैं आपकी बात को एंट्री करूँ, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ कि वो जो नफीस लोग हैं जो आपके साथ आज हैं, जो पल गुजर गए उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है, जो साथ है, ऑन एयर हैं, हम अभी साथ हैं, उसकी मैं तो हम उसको ज्यादा गौर करेंगे। भाई मैं उसका वाज़ह बता चुका हूँ कि हमारा क्या स्टांस था, मैं वो नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 में जब मेरे साथ रिगिंग हुई, तो मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस लड़ा और अपने मुखालिफ कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करवाया, कि मुझे पता था कि रिगिंग हुई है। तो अगर किसी के खिलाफ रिगिंग हो, हमारे 2013 में 716 पिटीशंस थी पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से फैसले ही नहीं हुए, और फिर 4 हल्कों जिनके ऊपर खान साहब ने कहा कि बाकी हल्के छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 4 हल्के खोल। तो जब किसी सियासी जमात को ये लगता है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, तो उसके लिए एक तरीकाकार है, आप उसको अडॉप्ट करें। अगर वहां रुकावट आती है, हमने भी 2014 तक वेट किया, 1 साल पूरा वेट किया, उसके बाद धरने पे गए। क्यों? तो जब अगर वो तरीका अडॉप्ट नहीं करते, हम सिर्फ जमा बैठे हो कहते थे ये गलत हो गया इलेक्शन। अगर भाई गलत हुआ, आप कैंडिडेट थे, आपके पास पूरा राइट था कि आप उसको चैलेंज करते, क्यों नहीं किया? इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने 2 सीटें हारे हैं, अपने घर की सीटें हारे, किसी एक में भी वो जाके ट्रिब्यूनल में नहीं गए। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि इलेक्शन अनफेयर है? अगर आप अनफेयर है तो आप जाके अपील तो करें ना, फिर उसके ऊपर फैसला नहीं होता, आप आवाम के सामने जाके जी नहीं हुआ। हमने तो सारी कोशिश, हमने कानूनी तमाम तकाजे पूरे किए 2013 में, उसके बाद धरने पे गए। तो यही सारी सियासी जमातों को हम कहते हैं कि KPK में बल्दियाती इलेक्शन हुआ
इन्होंने रद्द कर दिया। खान साहब ने कहा आए जी दोबारा करते हैं, ये सारी जमातें बैक हो गई। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि अब मतलब अपने हक के लिए तो फिर आपको भी आगे जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ पे जाके आपने कुछ किया इस हवाले से? बिल्कुल, पार्टी ने हमारे किया था और प्रोसेस में देखिए मैं आपको बताऊं ना, कोई हल्का चैलेंज नहीं हो ना आपका। मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, तस्दीह कर रहा हूँ कि चैनल पे बैठे हुए तस्दीह कर रहा हूँ कि अगर आपके किसी एक हल्के की पिटीशन मौजूद है आप वो नहीं बता दें। मैंने तो अपने हल्कों की बता दी ना, मैं खुद आपने 2013 में जो आप लोगों ने किया और उसके बाद आप लोग धरने में गए, ये सारी बातें पूरी दुनिया को पता है कि पीटीआई ने। ठीक है जी, इसरार साहब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम हमारा जो है इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट में 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन महंगाई आज भी उरूज पर है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने, चीनी मतलब खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो कब कंट्रोल में आएगा ये सारी जो महंगाई है? देखिए महंगाई के ऊपर मैं क्लियर कट कह चुका हूँ कि पीटीआई की जो अपोजिशन है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो चुकी हैं पीटीआई के सामने। पीटीआई की असल अपोजिशन महंगाई है और वो बिल्कुल एक मुसल्लमा हकीकत है, क्योंकि बहैसियत एक आम शहरी के मैं भी उससे उतना ही मुतासर हूँ जितना आप हैं। उसके इक़दामात, उसके ऊपर हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जैसे हम सूबा सिंध में बैठे हुए हैं, सूबा सिंध के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं जो एक्टिव नहीं हैं और उसका नुकसान क्या होता है कि जो चीज़ मार्केट में आ रही है और वहाँ से लेकर हम कंज्यूमर तक पहुँच रही है उसके बीच में जो मुनाफा हो रही है वो सारी कराची के तो इनके रेट लिस्ट भी मेंटेन नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो उसकी बहुत सी, अब वो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम फेडरल गवर्नमेंट पे रखना जायज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट किसी भी, यानी हमारी कोई भी हो फेडरल गवर्नमेंट, उसकी कुछ मेन मेजर्स होते हैं कि वो मुल्क की मैशियत को ठीक कर रही है, मुल्क की दिफाई सूरत हाल को बेहतर कर रही है, मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेहतर कर रही है। महंगाई इंटरनल मसला है, उसमें मैं और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, कंज्यूमर भी उतना ही जिम्मेदार है। दूध की प्राइस अगर कमिश्नर कराची ने 90 रुपए की तो लोग 120 रुपए क्यों खरीद रहे हैं और क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? तो थोड़ी अवेयरनेस नहीं है, उनको भी प्राइस लिस्ट, लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो रोज बरोज ही पेट्रोल, देखिए पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी के साथ मुंसलिक हैं और उसमें हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या एज होता है फेडरल गवर्नमेंट के पास? एज ये होता है कि हम लेवी जो उसका टैक्स है उसको रिड्यूस करके जो कीमतों का बढ़ाव है, वो आपने कंपैरिजन देखा होगा किस खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान फराहम कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल तो आलमी पाकिस्तान की अपनी तो पैदावार नहीं है, हम आलमी मंडी से ले रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान में है, वो इसलिए कि हम उसके ऊपर टैक्सेस कम कर देते हैं, लेकिन जितनी सब्सिडी दे सकते हैं इन हालात में वो हम दे सकते हैं। ठीक है जी, सर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि कंटोनमेंट वोट का इलेक्शन है, आप कराची की आवाम को निकलना चाहिए। जिस पार्टी को आप समझते हैं आप वोट दें, लेकिन अपने वोट को ज़ाया ना करें, वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अगर घरों में बैठे रहते हैं और उस इलेक्शन डे को एक छुट्टी के तौर पर मनाते हैं और फिर अगले 4 साल तक हम रोते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने बेहतर उम्मीदवार को चूज़ करना है जो आपके इलाके के मसाइल का हल कर सके, ताकि फिर आप अफसोस ना करते। तो मेरा सिर्फ ये पैगाम है कराची की आवाम से कि अपने वोट की ताकत से अपनी गिनती को मनवाएं। ज़बरदस्त, आपके निहाल से मैसेज देने चाहिए? मैं कराची की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि जितने इलेक्शंस हो गए वो हो गए, अब कंटोनमेंट से अभी ये सिलसिला शुरू हो रहा है, तो अभी से फिर दोबारा तब्दीली की आगाज़ करें, क्योंकि जो वक्त गुजर गया है वो आप देखिए बदहाली पूरे पाकिस्तान में, महंगाई, मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराऊँगा, जाहिर सी बात है हर हुकूमत, नई हुकूमत आके पिछली हुकूमत के ऊपर वो इल्ज़ाम ठहरा देती है कि जी उन्होंने किया था महंगा, ठीक है। तो अब मैं अपने तमाम जो वोटर्स हैं, कराची की आवाम है, उनसे तो पहले भाई ने कहा कि वो छुट्टी को जो ना छुट्टी की तरह अवेल ना करें, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर, एक अच्छा पाकिस्तानी बनकर सोचे कि पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को हमें तरक्की दिलाना है। वो कब होगा? ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों से या वज़रा या मिनिस्टर्स जो जितने उनसे नहीं होगा, ये आवाम से होगा। तो वो निकलें ज़रूर, और अब भी वक्त है कि वो चूज़ करें ऐसे लोगों को जो वाकई आपके इलाके में तरक्याती काम कर सकते हों, आवाम की खिदमत कर सकते हों, और अल्लाह और रसूल का डर हो उनको, और नेक नियति से वो काम करें, सीट मिलने के बाद वो अपने आप को ना। ठीक है नियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसरार सर आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।